हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंधियान, यू लीगल गाइड। सो गाइस, पार्ट 1 में हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के डिस्कस किया था, उसका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत सारी अप्रोचेस हैं। पहला है ट्रेडिशनल और क्लासिकल अप्रोचेस। इन अप्रोचेस ने एक तरीके से हिस्ट्री को यूज किया कंक्लूजन्स निकालने के लिए। मेन स्कूल्स कौन से हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के? पहला है रियलिज्म, दूसरा है आइडियलिज्म। रियलिज्म क्या कहता है? रियलिज्म स्ट्रगल फॉर पावर को एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट मानता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस उसके लिए स्ट्रगल फॉर पावर है। आइडियलिज्म मानता है कि इनहेरेंट गुडनेस ऑफ मैन, ये हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में देखने को मिलता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आइडियलिज्म मोरालिटी की बात करता है, वहीं पे रियलिस्ट जैसे कि मॉर्गेनथौ जो है वो एक रियलिस्ट थे। इनका मानना था कि इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली पावर के लिए ही लड़ाई है, राइट। यहाँ पे कुछ भी मोरालिटी जैसा नहीं है, मोरालिटी पर इनका विश्वास इतना ज्यादा नहीं था। रियलिस्ट का मानना था नेशनल इंटरेस्ट हमारा एक तरीके से गोल है, और नेशनल इंटरेस्ट कैसे भी हमें अपना बचाना है, पावर के थ्रू बचाना है, वॉर के थ्रू बचाना है, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू बचाना है, प्यार मोहब्बत से बचाना है, जैसे भी बचाना है, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट बचाने से मतलब है। वहीं पे आइडियलिस्ट का मानना ये था कि अगर हमें वर्ल्ड पीस चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड पीस के लिए हमें रीजन, एजुकेशन और साइंस का सहारा लेना होगा। फिर हमारे सामने नियो रियलिज्म भी आया, ठीक है। रियलिज्म से एक आगे कॉन्सेप्ट है ये नियो रियलिज्म। ये भी एक तरीके से नई अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस की। कौटिल्य और मैकियावेली से इंस्पिरेशन लेके जो 20th सेंचुरी के रियलिस्ट हैं जॉर्ज कैनन और हैंस मॉर्गेनथौ, इन्होंने यही कहा कि स्ट्रगल फॉर पावर ये एक सेंट्रल पॉइंट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। अक्सर नेशंस को ऐसा लगता है कि कोई हम पर अटैक कर देगा और हमें मार देगा, इसीलिए कंटिन्यूसली लोगों को रेडी रहना चाहिए दूसरों को मारने के लिए, दूसरों पर अटैक करने के लिए, ताकि वो खुद को प्रिजर्व कर सके, खुद को बचा सके और अपनी नेशन को बचा सके। ये बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं लगता कि कोई हम पर अटैक कर देगा, हमें ये डर रहता है ना कि कोई हम पर अटैक करेगा, हमें मार सकता है। यही चीज स्टेट्स के साथ भी होती है। स्टेट्स का माइंडसेट भी ऐसा रहता है कि कोई दूसरी कंट्री हम पर अटैक कर सकती है, कोई दूसरा स्टेट हम पर अटैक कर सकता है, इसीलिए हमें अपना मिलिट्री पावर को बढ़ाना है, हमें खुद को स्ट्रांग रखना है। हम खुद क्यों सोचते हैं कि हम पर कोई अटैक कर देगा? क्योंकि हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट बचाना चाह रहे हैं। किसी मीटिंग में हम बैठे हैं, किसी जॉब के लिए हम जा रहे हैं, हम चाहते हैं ना कि हमारा प्रमोशन पहले हो, जो हमारे साथ वो भाड़ में जाए, हम पहले आगे जाएं। तो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट हमें गाइड करता है हर जगह, हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर हमें हर जगह गाइड करता है। वही चीज स्टेट्स के साथ भी होती है। उनका नेशनल इंटरेस्ट उन्हें गाइड करता रहता है, उनका नेशनल इंटरेस्ट उन्हें बोलता है कि इस तरीके से करो, इस तरीके से काम करो, अपनी नेशन को बचाना है तो अपने मिलिट्री को स्ट्रांग करो, अपने लोगों को स्ट्रांग करो, ठीक है। इंडिविजुअल को उसका सेल्फ इंटरेस्ट गाइड करता है, नेशंस और स्टेट्स को उनका नेशनल इंटरेस्ट गाइड करता है। सभी वीडियो के स्लाइड्स, नोट्स, सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट यो लीगल गाइड पर शेयर हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। जो कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं नेशनल लेवल पर, वही एक इंटरनेशनल लेवल पर वही रियलिटी है इंटरनेशनल रिलेशंस की। स्टेट्स आपस में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, राइट, यही चीज हमें समझनी है इंटरनेशनल रिलेशंस में। वहीं आइडियलिस्ट बिल्कुल उल्टे हैं रियलिस्ट से, ठीक है। आइडियलिस्ट एकदम मानते हैं कि मोरालिटी, एजुकेशन, साइंस, यही सारी चीजें जरूरी है, ये सारी चीजें प्रिवेल करेंगी और इंटरनेशनल लेवल पर फाइट्स होना बंद हो जाएगी, इनइक्वालिटी बंद हो जाएगी, टायरनी खत्म हो जाएगी, सिर्फ पीस रहेगा, है ना। राम राज्य की बात करते हैं आइडियलिस्ट्स। एक तरीके से आइडियलिज्म जो है हमें फ्यूचर वर्ल्ड पॉलिटिक्स दिखाता है। वो बताता है फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में फ्यूचर में पावर पॉलिटिक्स नहीं होगी, वायलेंस नहीं होगी, इमोरलिटी नहीं होगी, रशिया यूक्रेन जैसे फाइट नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, राइट, ये सारी चीजें होंगी, शांति होगी, बिल्कुल। ये आइडियलिज्म का मानना है। और ये सब होगा कैसे? जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल के कोशिश करेंगी, नेशन स्टेट्स को एक तरीके से फ्रेंड बनाएंगी और वर्ल्ड में पीस होगा पूरे। ये ऑर्गेनाइजेशन ही इस चीज को स्टार्ट करेंगी। बात तो कोई सुनता है नहीं उन ऑर्गेनाइजेशंस की, और उन ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से पीस होगा दुनिया में। मतलब सोचो एक बार यहाँ पे क्या ये बात हो रही है। एक पॉइंट पर ही आइडियलिस्ट और जो ये रियलिस्ट हैं वो डिफर कर रहे हैं, वो है पावर, प्रॉब्लम ऑफ पावर।
रियलिस्ट बोलना स्ट्रगल फॉर पावर है इंटरनेशनल रिलेशंस, वहीं पे आइडियलिस्ट का मानना है कि इससे फ्री होना है हमें। जो स्ट्रगल फॉर पावर है, इससे फ्री होने का तरीका एजुकेशन है, साइंस है ना, यही सब है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, यही सब लोग हमें पावर से फ्री करा सकते हैं और देश में शांति हो सकती है। वहीं पे रियलिस्ट का मानना है कि नहीं, अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो उस हद तक जाओ। वहीं आइडियलिस्ट कहते हैं नहीं, अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो शांति से प्रोटेक्ट करना है, एजुकेशन साइंस के माध्यम से प्रोटेक्ट करना है, पीस बनाकर रखना है। सैमुअल ऑल्डोस हक्सले, महात्मा गांधी, वुडरो विल्सन, ये सारे प्रोमिनेंट आइडियलिस्ट्स हैं। इनके लिए मोरालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच की भी एक अप्रोच है, ठीक है। अब ये दोनों तो बहुत एक्सट्रीम बात करते हैं। आइडियलिज्म एकदम राम राज्य की बात करता है, रियलिज्म बोलता है कि नहीं लड़ जाओ, न्यूक्लियर वॉर छेड़ दो। तो ये दोनों बहुत एक्सट्रीम अप्रोचेज हैं, है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम में बात करती है। इनके बीच की एक अप्रोच है जो कि है एक्लेक्टिसिज्म, राइट। एक्लेक्टिसिज्म का मीनिंग क्या है अब हम वो समझेंगे। ये एक तरीके से सिंथेसिस है पेसिमिज्म ऑफ रियलिज्म का। पेसिमिज्म का मतलब होता है होपलेसनेस, ठीक है, कि मतलब बुरी चीजें ही होंगी। तो रियलिज्म क्या बोलता है, स्ट्रगल फॉर पावर, है ना, स्ट्रगल फॉर पावर से क्या होगा, वॉर होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो रियलिज्म एक तरीके से बुरी चीजों की बात करता है, नेगेटिव चीजों की बात करता है, राइट। और आइडियलिज्म किस चीज की बात करता है, ऑप्टिमिस्टिक चीजों की बात करता है, अच्छी चीजों की बात करता है कि शांति होगी, एजुकेशन आएगी, साइंस की वजह से बहुत ज्यादा पीस होगा, है ना। तो ये जो अप्रोच है ये इन दोनों को मिला के बनी है, मतलब रियलिज्म की नेगेटिविटी को मिलाकर बनी है और आइडियलिज्म की पॉजिटिविटी को मिलाकर बनी हुई है एक्लेक्टिसिज्म। रियलिस्ट्स को आप कह सकते हो चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, चिल्ड्रन ऑफ नेगेटिविटी। वहीं पे आइडियलिस्ट जो है वो चिल्ड्रन ऑफ लाइट है, क्योंकि वो अच्छी चीजों की बात करते हैं। नियो रियलिज्म की बात करेंगे। नियो रियलिज्म को हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी मेरी। इन वीडियोस को मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैं ग्रो करूंगी, आपके लिए भी उतने ज्यादा वीडियोस लेकर आऊंगी, उतनी ज्यादा आपकी हेल्प होगी। नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म काफी नई अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस की। वॉल्स, जोसेफ नाई, ये सारे प्रोमिनेंट नियो रियलिस्ट्स हैं। स्ट्रक्चर का बेसिकली सा मतलब ये होता है जो एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, ठीक है, जो स्टेट्स हैं, जो उनके एक तरीके से भेजे हुए मिनिस्टर्स हैं, वो एक दूसरे से किस रिलेशन में स्टैंड करते हैं, उनका एक दूसरे से रिलेशन क्या है, किस तरीके का बिहेवियर है एक दूसरे के साथ। क्यूहेन और नाय ने कहा है कि जैसे जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो गई, बाहर से आई हुई कंपनीज हो गई, जैसे जैसे ये सारे लोग बढ़ रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा जो ये स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल बनता जा रहा है। न्यू रियलिस्ट्स का मानना है कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर्स होते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, लेकिन न्यू रियलिस्ट का ये भी मानना है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वहां पर एनार्की प्रिवेल करती है। एनार्की का मतलब क्या है, किसी एक अथॉरिटी की प्रेजेंस वहां पे नहीं है। ध्यान से समझो, यूनाइटेड नेशंस और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके आप अगर मेंबर बन जाते हो, आप मतलब कि स्टेट, अगर इसका स्टेट मेंबर बन जाता है, फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन किसी स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकती है, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। यहाँ पे आप वॉलंटरी ज्वाइन करते हो किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपको ज्वाइन करना है, आप अपनी मर्जी से करोगे, कोई जबरदस्ती आपको ज्वाइन नहीं करा सकता है। कोई लॉ प्रिवेल नहीं करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर इस लॉ को फॉलो नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी, नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर स्टेट्स खुद को गवर्न करते हैं, खुद की सुनते हैं। वहां पे कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है कि जिसकी बात हमने नहीं मानी तो हमें पनिशमेंट मिल जाएगी, नहीं। ऐसा होता तो चाइना को कब से पता नहीं क्या हो चुका होता। ध्यान से समझो, राइट। वहां पे स्टेट्स खुद को गवर्न करते हैं, खुद की चलाते हैं, राइट। तभी यूनाइटेड नेशंस पर और एक तरीके से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पर देखो पावरफुल स्टेट्स का एक तरीके से कब्जा है, चाइना, रशिया, अमेरिका। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई अथॉरिटी मौजूद ही नहीं है ना, राइट। उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, ये सारी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे आप ही की चलेगी, समझ रहे हो। और कॉम्प्लेक्सिटी जो है इस सिस्टम की, इंटरनेशनल सिस्टम की, ये टेररिज्म की वजह से बढ़ती है, ठीक है। इंसिडेंट्स ऑफ सिविल वॉर्स की वजह से बढ़ती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की वजह से बढ़ती है जो आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, राइट। तो नॉन स्टेट एक्टर्स इस सिस्टम को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं।
हाँ, आज जो रियलिज्म है वो यूनाइटेड नेशंस और ऐसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की एक तरीके से प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करता है, इनके रोल को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे जो कही गई है, विशेज ऑफ पावरफुल स्टेट्स, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनके सामने जाके फेल हो जा रही है। क्यों? क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस की उन स्टेट्स के सामने नहीं चलने वाली है, राइट? कोई भी इनकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि प्रॉपर लॉ है ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर। फाइनली अब हम डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियरल या साइंटिफिक अप्रोचेस को। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेटिव रील्स अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी इंस्टा आईडी लॉ पीप्स पर आके मुझे मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, रील्स जरूर से देख लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट करके भी आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हो। ये अप्रोचेस बेसिकली हमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर बताती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसमें जो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेल हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बार बार हो रहे हैं, उनके बारे में भी अवेयर करती है। बिहेवियरलिस्ट स्कॉलर्स का एक तरीके से अल्टीमेट ऑब्जेक्ट यही था कि एक जनरल थ्योरी बनाई जाए इंटरनेशनल रिलेशंस की। ट्रेडिशनल या क्लासिकल अप्रोच कहाँ से आई, मैंने आपको बताया था, वो हिस्ट्री से ही निकल कर आई है। जो बिहेवियरल अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो बिहेवियरल स्टडीज की बात करेगी इंटरनेशनल रिलेशंस में। जितना भी मटेरियल मुझे मिल सका मैंने वो इन स्लाइड्स में दे दिया है, इसीलिए प्लीज ये मत बोलिएगा कि मटेरियल बहुत कम है इस अप्रोच के लिए, उस अप्रोच के लिए। जितना भी मटेरियल मुझे मिला जो सही था वो मैंने आपको इन स्लाइड्स में दे दिया है। नेक्स्ट अप्रोच है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम का मतलब ये भी होता है कि अलग अलग एलिमेंट्स खुद से इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसको आप एक सिस्टम बोल सकते हो। सो सिस्टम नेचुरल सिस्टम भी हो सकता है जैसे कि सोलर सिस्टम, एक मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकता है जैसे कार, क्लॉक, कंप्यूटर, ये सारे मैकेनिकल सिस्टम है, और एक सोशल सिस्टम भी हो सकता है जैसे कि फैमिली। अब सोशल सिस्टम बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, जैसे सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है। प्रोफेसर मॉर्टन कपलन ने हमें 6 मॉडल्स दिए हैं, 6 मॉडल्स या इन्हें 6 सिस्टम्स भी आप कह सकते हैं। टेलीग्राम जरूर से चेक करिएगा, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं देने वाली हूं इस वीडियो के। तो पहला सिस्टम है द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। ये सिस्टम यूरोप में प्रिवेल करता था 18th और 19th सेंचुरीज में। इस सिस्टम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट या कुछ स्टेट्स आपस में मिलकर एक तरीके से पावर को बैलेंस करते हैं, एक इक्विलिब्रियम ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बैलेंसर भी होता है। बैलेंसर बेसिकली वो स्टेट होता है जो उन स्टेट्स को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है जो स्टेट वीक पड़ते हैं। अब जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं वो आपस में एक तरीके से ना स्ट्रांग है, पावर को मेंटेन कर रहे हैं। अब एक स्टेट है जो उसमें से वीक पड़ रहा है, जिसकी वजह से बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, तो एक स्टेट आएगा जिसको कि हम बैलेंसर बोलेंगे। बैलेंसर जो है वो उस स्टेट को, वीक वाले स्टेट को हेल्प करेगा पावर को मेंटेन करने में, ताकि बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट सिस्टम है द लूज बाइपोलर सिस्टम। अब ये सिचुएशन हमें कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के दौरान देखने को मिली थी। कोल्ड वॉर में बेसिकली 2 कंट्रीज डिवाइड हो गई थी, 2 पावर ब्लॉक्स बन गए थे, राइट? 2 पावर ब्लॉक्स बन गए थे। अब कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जिन्होंने मना कर दिया दोनों ही पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन करने पे। उसमें था एक इंडिया, राइट? 2 पावर ब्लॉक्स एक दूसरे से कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज, पूरा वर्ल्ड बट गया था 2 पावर ब्लॉक्स में। बाइपोलर वर्ल्ड उस वक्त हमें देखने को मिला था। कोई इस पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर रहा था, कोई इस पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर रहा था। लेकिन इंडिया जैसी और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने कहा कि हम कोई भी पावर ब्लॉक ज्वाइन नहीं करेंगे। इंडिया ने क्यों मना किया कोई भी पावर ब्लॉक ज्वाइन करने से? बिकॉज इंडिया अभी अभी आजाद हुआ था, पहली चीज तो, ठीक है, अभी अभी आजादी मिली थी और उसने अपने बहुत सारे सोल्जर्स खोए भी थे वर्ल्ड वॉर्स में। तो वो नहीं चाहता था कि हम अभी किसी भी कंट्री के साथ इन्वॉल्व रहे, हमें अपनी इंडिपेंडेंट सॉवरेंटी से ही मतलब है। इसलिए उसने दोनों ही पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी। तभी सामने आया नॉन अलाइंड कंट्रीज या नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट बेसिकली पीस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट सिस्टम है द टाइट बाइपोलर सिस्टम। ऐसी सिचुएशन ले लो कि जबरदस्ती जो नाम में कंट्रीज थी, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो कंट्रीज थी इंडिया के साथ, उन सारी कंट्रीज के साथ एक तरीके से जबरदस्ती की जाए और एक पावर ब्लॉक को ज्वाइन करा दिया जाए। मतलब जो पावर ब्लॉक्स थे कोल्ड वॉर के दौरान, जो 2 पावर ब्लॉक्स थे, ठीक है, वो लोग कह रहे थे ना सभी लोग हम में से ज्वाइन करो, किसी एक पावर ब्लॉक को ज्वाइन करना होगा। तो कुछ कंट्रीज ने ज्वाइन नहीं किया था, जैसे कि इंडिया।
अब ऐसी सिचुएशन ले लो कि जबरदस्ती जो कंट्रीज नहीं ज्वाइन की थी किसी भी पावर ब्लॉक को, उनको जबरदस्ती कोई ना कोई पावर ब्लॉक ज्वाइन करा दिया जाए, तो ये कहलाएगा टाइट बाइपोलर सिस्टम। जब कुछ कंट्रीज ने नहीं ज्वाइन किया था तो उसे हम कह रहे थे द लूज बाइपोलर सिस्टम। जब सारी कंट्रीज बट गई, पूरा वर्ल्ड ही बट गया दो पावर ब्लॉक्स में, तो उसे हमने कहा टाइट बाइपोलर सिस्टम। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम। इसमें कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्टिकुलर एक्टर जो भी यूनिवर्सल लॉयल्टी कमांड करता है, वो एक तरीके से सेंटर ऑफ पावर बन जाता है। कितने भी बड़े कितने भी छोटे स्टेट्स हैं, वो सभी उस यूनिवर्सल एक्टर की एक तरीके से सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करेंगे और उसका पार्ट बन जाएंगे। कौन सा ऐसा इंटरनेशनल या यूनिवर्सल एक्टर है? वो है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस हमसे यूनिवर्सल लॉयल्टी कमांड करता है, इंटरनेशनल एलिजेंस कमांड करता है। जनरली जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बनते हैं वो एक तरीके से उसको स्ट्रेंथ देने में हेल्प करते हैं, उसके डिसीजंस को मानते हैं, ठीक है। अब उनकी मर्जी है वो माने ना माने, लेकिन फिर भी काफी सारी कंट्रीज उसके डिसीजंस को मानती हैं और उसे स्ट्रेंथ देती हैं। अब जो कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है उन्होंने अपनी सॉवरेंटी नहीं छोड़ी है, राइट, उन्होंने अपनी संप्रभुता नहीं त्यागी है, फिर भी वो उसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट सिस्टम है हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम। इस सिस्टम में बेसिकली एक कंट्री, एक स्टेट इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इतनी ज्यादा उसके पास पावर आ जाती है कि बाकी कंट्रीज इवेंचुअली उसको फॉलो करने लगती हैं। इसको एक तरीके से हम यूनिपोलर वर्ल्ड मॉडल भी कह सकते हैं। एक वर्ल्ड इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि यूनाइटेड नेशन तक के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं रहती है। यूनिट वीटो सिस्टम बेसिकली थॉमस हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर की तरह है, उसी को रिजेंबल करता है और ये माइट भी कभी ना कभी रियलिटी हो सकती है फ्यूचर में। देखो यूनिट वीटो सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, एक स्टेट हर दूसरे स्टेट का दुश्मन है, मतलब सारे स्टेट्स एक दूसरे के दुश्मन है, राइट। क्यों? क्योंकि सभी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब सभी के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो जितने भी इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वो कभी भी दूसरे के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि ये चीज कभी रियलिटी होगी? ये बिल्कुल स्टेट ऑफ नेचर की तो सिचुएशन है, सभी के पास ताकत है, सभी आपस में भिड़े पड़े हैं, है ना। तो क्या ये कभी सिचुएशन आ सकती है फ्यूचर में? प्लीज कमेंट करके अपने व्यूज बताइए यूनिट वीटो सिस्टम के बारे में। आगे चलकर कपलन ने इन सारे मॉडल्स को दूसरे मॉडल्स के साथ सप्लीमेंट कर दिया, राइट, उन्हें थोड़ा चेंज कर दिया और बाकी स्कॉलर्स ने भी अपने थोड़े थोड़े मॉडल सजेस्ट किए हैं। बाकी मॉडल्स में से पहला मॉडल है द मल्टी ब्लॉक मॉडल। मल्टी ब्लॉक मॉडल में क्या होगा, जो पूरा वर्ल्ड है वो 5 to 7 एक्सक्लूसिव स्फीयर्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लो वर्ल्ड जो है पूरा वो 5 to 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और हर पार्ट को, ठीक है, हर पार्ट को एक मेजर पावर कंट्रोल करेगी, हर पार्ट को कोई मेजर ताकत कंट्रोल करेगी, जिससे कि एक मल्टी पोलर वर्ल्ड इमर्ज होगा। यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या होता था कि एक स्टेट के पास ताकत रहती थी और सारे स्टेट्स उसको फॉलो कर रहे होते थे। मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या होगा कि जो पूरा वर्ल्ड है 5 to 7 स्फीयर्स में डिवाइड हो जाएगा, 5 to 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और हर पार्ट को कोई ना कोई बड़ा स्टेट जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है वो कंट्रोल करेगा, जिसको कहेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड। नेक्स्ट है नेशनल फ्रेगमेंटेशन मॉडल। नेशनल फ्रेगमेंटेशन मॉडल हमारे सामने आएगा बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल डिसइंटीग्रेशन। अब आप देख रहे हो रिलीजन के नाम पे, ठीक है, ट्राइब के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे कितने सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, राइट। अलग अलग कंट्रीज में आपको सेपरेटिस्ट मूवमेंट दिख जाएंगे जो उस कंट्री के टुकड़े करना चाहते हैं। बेसिकली कंट्री के ही कुछ लोग मिलकर कंट्री को तोड़ देना चाहते हैं, नेशन को तोड़ देना चाहते हैं, राइट। ऐसे एक तरीके से सेपरेटिस्ट मूवमेंट से क्या होता है, जो कंट्रीज हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं, राइट, फ्रेगमेंट्स में बट जाती हैं। जैसे कि सोवियत यूनियन टुकड़ों में बट गया था, राइट, टूट के बट गया था। यूगोस्लाविया, जो जेकोस्लाविया, ये सारे स्टेट्स अलग अलग टुकड़ों में बट गए थे और जो टुकड़े थे फिर वो नए स्टेट्स बने और नए सॉवरेन स्टेट्स कहलाने लगे। इसी चीज को हम कहते हैं नेशनल फ्रेगमेंटेशन मॉडल, राइट। जो नेशन है बेसिकली वो फ्रेगमेंट्स में बट जा रही है ड्यू टू सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, अलग अलग टुकड़ों में एक नेशन बट जा रही है, जिसको कह रहे हैं नेशनल फ्रेगमेंटेशन। अब आता है पोस्ट न्यूक्लियर वॉर मॉडल। भयंकर न्यूक्लियर वॉर के बाद जो वर्ल्ड आएगा उसे हम कहेंगे पोस्ट न्यूक्लियर वॉर। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसके बाद जो वर्ल्ड आएगा वो यही होगा।
अब जब ये सारी सिचुएशंस आ जाएगी, इतनी भयानक सिचुएशन जो वर्ल्ड वॉर के बाद होगी, उसके बाद हमें एक नए ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एक नए पार की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एक नए ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम इन सारी सिचुएशन से निकल पाएँ, राइट। उस सिचुएशन से निकलना भी तो होगा ना। पोस्ट वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या है? भयंकर इतनी सारी डेथ्स हो जाएंगी, इतना सारा केओस हो जाएगा, इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी हो जाएगी, तो उससे निकलने के लिए हमें एक नए ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस ऑर्डर की बात की गई है इस मॉडल में। जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गेम थ्योरी, राइट, गेम थ्योरी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए गेम थ्योरी हमें कुछ मॉडल्स देती है। कुछ अनसर्टेन सिचुएशंस में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए एक तरीके से स्कॉलर्स ने गेम थ्योरी का सहारा लिया है, ताकि हम ये कैलकुलेट कर पाएं एक साइंटिफिक वे से कि किसी अनसर्टेन सिचुएशन का क्या क्या रिजल्ट या क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। गेम थ्योरी एक शॉर्ट में ही यार क्रिएट कर दी गई थी, ठीक है। किसका सहारा लेके क्रिएट की गई थी? जो पब्लिकेशन था थ्योरी ऑफ गेम्स और इकोनॉमिक बिहेवियर बाय मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन एंड द इकोनॉमिस्ट ऑस्कर मॉर्जेनस्टर्न। इन लोगों की वजह से ही गेम थ्योरी क्रिएट हो पाई है। कार्ल ड्यूश और मार्टिन शुबिक ये बाकी थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इन लोगों को फॉलो किया। गेम थ्योरी हमें एक सिचुएशन देती है कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन की, जिसमें एक पार्टी का जो टोटल लॉस हुआ है वो दूसरी पार्टी के टोटल गेन के बराबर है। यानी कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन की सिचुएशन समझ लो जिसमें दो पार्टीज हैं, ए और बी। तो ए का जो टोटल लॉस हुआ है वो बी के टोटल गेन के बराबर है। दो इंपॉर्टेंट तरीके के गेम्स जो हैं वो है चिकन गेम और प्रिजनर्स डायलेमा गेम। अब पहले हम समझेंगे चिकन गेम को। एक सिचुएशन ले लेते हैं, एक रोड है, ठीक है, एक रोड है, आप इधर से आ रहे हो, एक पर्सन इधर से आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड से एक दूसरे के सामने सामने आ रहे हो। आप इधर से तेज बाइक चला के आ रहे हो, ये बंदा भी तेज बाइक चला कर आ रहा है और एक दूसरे के सामने आ जाते हो। अगर आप दोनों में से कोई भी नहीं रुका तो भयंकर एक्सीडेंट होगा, दोनों ही मारे जाओगे, राइट। दोनों में से कोई नहीं रुका, एक आप आ रहे हो, एक इधर से तेज बाइक चला के आ रहे हो, दोनों नहीं रुके तो भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। और ये रियलिटी में भी होता है, रियलिटी में भी ये सिचुएशन होती है, आप इधर से आ रहे हो, कभी इधर से आ रहे हो, ठीक है, दोनों आमने सामने दो व्हीकल्स आ रहे हैं। अब इधर इधर साइड जगह नहीं है जाने की, इधर इधर साइड भी जगह नहीं है जाने की। अब ये जो बंदा बाइक से आ रहा है, ठीक है, ये इसको इधर जाना है सामने की तरफ, तो अगर आपने उसे जगह दे दी जाने की, आपको पीछे हटना पड़ेगा, उसको जगह देने के लिए आपको पीछे हटना पड़ेगा। तो अगर आपने उसे जाने की जगह दे दी तो एक तरीके से लॉस ऑफ रेप्यूटेशन आपको फील होगा, है ना, कि यार मैं क्यों पीछे हटूं, इसको इधर जाना है तो मैं क्यों पीछे हटूं, ये भी तो हट सकता है, मेरे को उधर जाना है ना। तो आप दोनों के बीच में एक तरीके से रेप्यूटेशन को लेके बैटल शुरू हो जाएगा, ईगो को लेके बैटल शुरू हो जाएगा। और ये सिचुएशन रियल लाइफ में भी होती है, अगर सही से इमेजिन कर पा रहे हो तो। एक रोड है, आप इधर से आ रहे हो, कोई इधर से आ रहा है, आपको इस साइड जाना है, वो पीछे हट जाएगा तो उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचेगी। आप पीछे हट जाओगे तो आपकी ईगो को चोट लगेगी, राइट। यही सेम सिचुएशन नेशंस फेस करते हैं, यही सेम सिचुएशन नेशंस भी फेस करते हैं। कोई भी नेशन अपनी रेप्यूटेशन खोना नहीं चाहती है, कोई भी नेशन नहीं चाहती है कि मेरी ईगो को हार्म पहुंचे। सेकेंड टाइप का जो गेम अप्रोच है वो है प्रिजनर्स डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है एक डिफिकल्ट सिचुएशन या सर्कमस्टेंस। एक नेशन एक प्रिजनर की तरह, एक कैदी की तरह एक डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करती है जब उसे अपने ओपोनेंट, अपने एनिमी नेशन के इंटेंशंस के बारे में पता नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, दो लोग जिन्होंने मर्डर किया है उन्हें अलग अलग सेल्स में रखा जाता है, अलग अलग जेल में रखा जाता है। अब ये दो लोग ना तो एक दूसरे को देख सकते हैं, ना एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब जो प्रिजन इंचार्ज है, ठीक है, जो प्रिजन इंचार्ज है, जेल का इंचार्ज है, वो इन दोनों को अलग अलग बताता है, ठीक है, एक साथ जाके नहीं बताता है, अलग अलग बताता है कि दोनों में से कोई भी, ठीक है, दोनों में से कोई भी जो मर्डर को अपने माने लगेगा कि हाँ हमने मर्डर किया है, जो जुर्म को अपने कबूल करेगा, राइट, उसको आजाद कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। दोनों में से जो भी बोलेगा कि हाँ मैंने मर्डर किया है उसे आजाद कर दिया जाएगा, प्रिजन से छोड़ दिया जाएगा और रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, और जो दूसरा प्रिजनर होगा उसको फांसी दे दी जाएगी। अब अगर दोनों में से कोई भी कन्फेस नहीं करता है, कोई भी नहीं बोलता है, ठीक है, कि हाँ मैंने भाई मर्डर किया है, कोई भी कन्फेस नहीं करता है,
तो दोनों को छोड़ तो दिया जाएगा लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, है ना। और अगर उसमें से एक कन्फेस कर देता है तो दूसरे को फांसी हो जाएगी, और अगर दोनों ही कन्फेस कर देते हैं तो दोनों को भयंकर पनिशमेंट मिलेगी। अब इस सिचुएशन से समझ में आ जाता है कि सभी को रिवॉर्ड भी चाहिए, सभी को एडवांटेज भी चाहिए, लेकिन अब दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरे एनिमी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमें पता ही नहीं है। और अगर ये नहीं पता है तो आप एक सीरियस सिचुएशन में भी फंस सकते हो। यही थी आपकी प्रिजनर्स डिलेमा, राइट। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी इंटीग्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी के थ्योरिस्ट्स कौन कौन है? चार्ल्स केगले और विटकॉफ। इन्होंने रियलिस्ट व्यू को रिजेक्ट कर दिया है। इनका मानना है हर ह्यूमन अलग अलग तरीके से सोचता है, ह्यूमन एक्शन की जो एक तरीके से अप्रोच रहती है वो बहुत ज्यादा अलग रहती है, और हर इंसान अपने एनवायरमेंट से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है। इस अप्रोच को आप एक तरीके से लिबरल अप्रोच भी कह सकते हो। लिबरल्स मानते हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो ट्रांसनेशनल इंटरैक्शंस पर बेस्ड है, राइट, विच क्रिएट एरियाज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। यानी लगभग हर नेशन एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से एक तरीके से इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो रही है, एक नेशन दूसरी नेशन पर डिपेंड हो रही है। सोसाइटीज और अलग अलग गवर्नमेंट्स एक तरीके से एक साथ जो है ना इंटरैक्ट कर रही है कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशली, और ये ही इंटरडिपेंडेंस को इंक्रीज कर रहा है। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, एजेंसीज है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लोग मिलके इंटीग्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जो लिबरल्स हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल को प्रमोट करते हैं, जैसे कि एनजीओज, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। इनके रोल को ये लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज ये लोग मानते हैं इन्हीं लोगों की वजह से, नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से ही रीजनल और ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो रही है। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, इन्हीं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से जो स्टेट्स हैं वो आपस में और ज़्यादा इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। लिबरल्स ये व्यू एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर होता जा रहा है। यूनिपोलर का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एक जो स्टेट, एक जो नेशन है, उसी के पीछे सारी नेशंस जा रही है, उसी को फॉलो करना चाह रही हैं। आपको फील नहीं होता कि वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा यूनिपोलर हो रहा है? अमेरिका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनता ही जा रहा है, ठीक है। बाकी नेशंस एक तरीके से कहीं ना कहीं अमेरिका से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो वर्ल्ड इज बिकमिंग यूनिपोलर, ये चीज लिबरल्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये लोग मानते हैं कि वर्ल्ड मल्टीपोलर हो रहा है, ठीक है। जैसे पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद जैसे मल्टीपोलैरिटी देखने को मिलती है, ठीक वही चीज अभी भी देखने को मिलती है। जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर होता जा रहा है। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी अप्रोच। डिपेंडेंसी अप्रोच बेसिकली हमें यही बताती है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की हालत है, जो अंडर डेवलपमेंट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, वो बेसिकली मॉडर्न रियलिस्ट प्रिस्क्रिप्शंस की वजह से है, जो कि वेस्ट कंट्रीज से आता है। एक तरीके से जो अंडर डेवलपमेंट है, अंडर डेवलपमेंट बिकॉज इसीलिए होता है क्योंकि पेरिफेरल पोजीशन में आ जाती हैं वर्ल्ड की कमजोर कंट्रीज। पेरिफेरल मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री। पेरिफेरल का मतलब होता है बाउंड्री। अब ये चीज होती कैसे, कैसे इन कंट्रीज को किनारे कर दिया जाता है वो देखते हैं। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, उनसे चीप लेबर, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें लेती हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है। यहाँ पे चीप लेबर आपको मिल जाएगा, चीप रॉ मटेरियल मिल जाएगा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। अब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो इन चीज़ों को लेकर जाती हैं अपनी कंट्रीज में और गुड्स बनाती हैं, सर्विसेज बनाती हैं, और फिर वो जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो ये इन्हीं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को बेचे जाते हैं, राइट। तो इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का जो एक तरीके से पैसा है वो कंजम्पशन में ही खर्च हो जाता है, वो खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पाती हैं। इन कंट्रीज से महंगे महंगे प्रोडक्ट्स उन्हें खरीदने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद पैसा ही नहीं है प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट। उनके पास पैसा ही नहीं है फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, इसीलिए इन कंट्रीज को लोग लेबर सप्लाई करती हैं, फिर ये कंट्रीज महंगे गुड्स बनाती हैं और इन्हीं को बेच देती हैं, और ये कंज्यूम ही करते रह जाते हैं, कभी खुद की कंट्री को डेवलप कर ही नहीं पाते हैं। इससे क्या होता है, जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये बाउंड्री पे आ जाती हैं, ठीक है, और जो बीच में जो रिच कंट्रीज हैं, अमेरिका, चाइना, ये सारी जो रिच कंट्रीज हैं ये बीच में आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है, रिच कोर और पुअर पेरीफेरी, रिच कोर एंड पुअर पेरीफेरी। रिच कोर का मतलब क्या है, सारी रिच कंट्रीज बीच में आ जाती हैं, सारी रिच कंट्रीज अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सारी रिच कंट्रीज बीच में आ जाती हैं। जितनी भी वीक कंट्रीज है, कमजोर कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वो बाउंड्री पर ही रह जाती हैं, जिसको कहते हैं पेरीफेरी, राइट। इसीलिए कहा जा रहा है
इकोनॉमी बिटवीन अ रिच कोर एंड अ पुअर पेरीफेरी। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो दो चीजों में डिवाइड हो जाती है, रिच कोर और पुअर पेरीफेरी। जो बीच का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा रिच है, सारी कंट्रीज जो एक तरीके से सुपर पावर्स हैं बहुत ज्यादा रिच है, और जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा गरीब है, पुअर पेरीफेरी यानी पुअर बाउंड्री, ठीक है, एंड रिच कोर। फेमिनिस्ट अप्रोच को अब डिस्कस करेंगे। काफी रीसेंट अप्रोच है ये, और ये मानती कि इंटरनेशनल रिलेशंस इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव, पावर ओरिएंटेड और एक्सप्लॉयटिव इसीलिए है बिकॉज वहां पे मेल डोमिनेशन देखने को मिलता है। ये लोग मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्यादा बैलेंस हो सकता है और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है अगर वुमेन को जगह दी जाए पॉलिटिक्स में। लिबरल फेमिनिस्ट का मानना है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से, ठीक है, प्रेशर डालने से चेंज जरूर आएगा। वहीं पे रेडिकल फेमिनिस्ट का ये मानना है कि जेंडर इनइक्वालिटी जो हमें देखने को मिलती है वो कैपिटलिज्म की वजह से देखने को मिलती है, इसीलिए कैपिटलिज्म को हटाओ और सोशलिज्म को लेकर आओ, जिससे कि जेंडर इक्वालिटी जरूर आएगी और पीस देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड में। वैसे मैंने फेमिनिज्म के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10 फेमिनिस्ट थ्योरी का यही मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है वो मेन की वजह से देखने को मिलती है, जो मेन का डोमिनेशन इतना ज्यादा उसी वजह से देखने को मिलती है। फेमिनिस्ट अप्रोच से रिलेटेड स्पाइक पीटरसन और ऐसे कुछ नाम्स है जो इनसे रिलेटेड है। आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।